रेडियो पाकिस्तान टोरंटो FM 101.3। मेरा नाम अमजद है, जबकि मेरी माँ को सब माजी कहकर पुकारते थे। वो पूरे महल्ले की माजी थीं, जबकि मैं इन्हें अम्मा भी कहता था। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। मेरे अब्बा एक सरकारी दफ्तर के ईमानदार क्लर्क थे। हमारा घर कराची की एक ऐसी कच्ची बस्ती में था जो कि बहुत अमीर सोसाइटी के करीब वाक़ थी। ये कच्ची बस्ती दरअसल इस बड़ी और अमीर सोसाइटी के रहने वालों के लिए लेबर सप्लाई चेन थी। क्योंकि मेरे वालिद की आमदनी निहायत थोड़ी थी, इसीलिए हमारे घर के हालात कुछ ठीक न थे। इसलिए मैंने बचपन से लड़कपन तक माजी को हमेशा परेशान ही देखा। माजी के भी हर नौजवान लड़की की तरह शादी के कुछ ख्वाब थे, लेकिन जब मुकद्दर ने वो ख्वाब तोड़ दिए तो उन्होंने वो तमाम ख्वाब मुझ में मुंतकिल करने की ठान ली। घर की आमदनी बढ़ाने और मुझे किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करने के लिए माजी ने घर से निकलने का फैसला किया। अब वो अमीर बस्ती में कहीं कुरान पढ़ाती, कहीं कपड़े सीती और कहीं खाना पकाती थी। लेकिन मुझे इस बात का पता बहुत बाद में चला, क्योंकि वो काम पर मेरे स्कूल जाने के बाद जाती थी और मेरे वापस आने से पहले घर आ जाती थी। माजी जिस घर में कुरान शरीफ पढ़ाने जाती थी वो एक इदारे के चीफ इंजीनियर का घर था, लेकिन वो इंजीनियर प्रोफेसर साहब कहलाते थे। प्रोफेसर साहब निहायत शरीफ आदमी थे। वो अमेरिका से तालीम हासिल करने के बाद अपने मुल्क में वापस आ गए थे। वो माजी को आपा कहकर बुलाते थे। वो कहते थे कि आपा, अमजद को तालीम जरूर दिलवाना और कोशिश करना कि वो भी मेरी तरह इंजीनियर बने, क्योंकि ये तालीम ही है जो कि तुम्हें आगे की तरफ लेके जाएगी। वो ये भी कहते थे कि अगर किसी मरहले पर मेरी जरूरत पड़े तो आपा तकल्लुफ ना करें। यूं तो माजी ने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी, लेकिन वो बातें बहुत पढ़ी लिखी और फलसफियाना करती थी। एक दिन कहने लगी कि माँ का जेवर उसकी औलाद होती है और औलाद का जेवर उसकी तालीम। मैंने मजाक में पूछा कि तालीम का जेवर क्या है, तो बेसाख्ता कहा कि तालीम का जेवर तहकीक यानी रिसर्च और तहकीक का जेवर इसके नतीजे में नई नई इजादात यानी इनोवेशन। मैंने एक बार पूछा कि तालीम हमें इसके अलावा क्या देती है कि हमें पता चल जाता है कि हमें जिंदगी में क्या करना है। वो मेरे गाल पर प्यार करके कहती कि बेटा ऐसा नहीं है, ये तो जाहिल को भी पता होता है कि इसे क्या करना है। तालीम तुम्हारा दिमाग रोशन करती है और तुम्हें ये बताती है कि तुम्हें क्या नहीं करना है। माँ जी कहती थी कि गलती करना कोई जुर्म नहीं, बल्कि गलती से ना सीखना ज्यादा बड़ा जुर्म है। वो ये भी कहती थी कि अगर जिंदगी में जीतना चाहते हो तो हारने पर मुस्कुराना सीखो। ये फन सीख जाओगे तो जीत खुद ही तुम्हारे पीछे भागेगी। वो जब भी मुझसे बातें करती तो इख्तिताम इसी बात पर होता कि दुनिया का कोई शख्स अपनी जमीन का और अपनी माँ का कर्ज नहीं उतार सकता। घर में ज्यादातर गुर्बत के बावजूद अम्मा के पास 4 सोने की चूड़ियां थीं, जो वो अपनी चारपाई के नीचे रखे ट्रंक में रखती थी। वो चूड़ियां इनकी माँ ने इन्हें शादी के तोहफे में दी थी। माँ जी कहती थी ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है और इनको मैं अपनी बहू को दूंगी। वो ये चूड़ियां सिर्फ खानदान की किसी शादी ही में पहन कर जाती थी। हालात से तंग आकर कई बार अब्बा ने कहा कि ये चूड़ियां बेच दो ताकि कुछ दिन के लिए घर के हालात सही हो सके। इस पर घर का माहौल बिगड़ जाता था, लेकिन इस झगड़े में अम्मा एक भूखी शेरनी की तरह ट्रंक और अब्बा के दरमियान खड़ी हो जाती। ये चूड़ियां मेरी माँ की निशानी है, अगर मैं मर भी जाऊं तो ये अमजद की दुल्हन को दी जाए। वो ये भी कहती थी कि मैं भूखी मर जाऊंगी, लेकिन ये चूड़ियां नहीं बेचूंगी। मैंने इसी माहौल में मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास किया और फिर 2 साल बाद एफएससी भी इम्तियाजी नंबरों से पास कर लिया। अब माजी ने कहा कि मैं प्रोफेसर साहब के पास जाऊं और अपना नतीजा उनको दिखाऊं और मशवरा लूं कि अब मैं क्या करूं। जब मैं प्रोफेसर साहब के घर गया तो एक निहायत शफीक उस्ताद की तरह उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा कि बेटा, अब आप इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए अप्लाई करें ताकि आपकी माँ का ख्वाब पूरा हो सके। जब मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज के दाखिले के लिए मेरिट लिस्ट में नाम आया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। माँ जी भी बहुत खुश थी, लेकिन थोड़े दिन बाद इसकी फिक्र शुरू हुई कि फीस के पैसे कहाँ से आएंगे। मैंने माँ से कहा तो बोली कि जहाँ अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया है वो और मंजिलें भी आसान कर देगा। मैंने देखा कि एक दिन माँ एक लिफाफे में 5,000 रुपए लाई और मेरे माथे को चूम कर कहने लगी कि बेटा, तू इंजीनियरिंग में दाखिला फीस जमा करा दे। मैं समझ गया कि ये रकम उन्होंने प्रोफेसर साहब से उधार ली है, जो कि अब वो अपनी तनख्वाह से कटवाती रहेंगी। वक्त गुजरता रहा। मैं इंजीनियरिंग के पहले, दूसरे और तीसरे साल के बाद आखिरी साल में पहुंच गया और हर साल माँ ये रकम लाती और मुझे फीस जमा कराने का कह देती। अब मुझे पुख्ता यकीन हो गया था कि ये रकम प्रोफेसर साहब ही देते हैं और मैं इन 4 सालों में अब प्रोफेसर साहब के सामने आने से कतराने लगा था और मुझे इनके सामने आने में शर्मिंदगी महसूस होती थी। लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं इंजीनियर बनने के बाद पहली तनख्वाह से प्रोफेसर साहब का कर्ज उतार दूंगा ताकि मेरी माँ को शर्मिंदा ना होना पड़े। मेरे इंजीनियरिंग के आखिरी साल के इम्तिहान हो चुके थे। नतीजे का इंतजार था। माँ जी की खुशी देखने के काबिल थी कि अब इनका बेटा भी प्रोफेसर साहब की तरह इंजीनियर बनने जा रहा है। लेकिन एक दिन ना मालूम क्या हुआ। माँ जी की तबीयत सुबह से खराब थी। वो चुप चुप सी थी। वो शाम ईशा की नमाज के लिए जानमाज पर बैठी, सजदे में गई और उठ न सकी। मेरी माँ मेरा नतीजा देखे बगैर इस दुनिया से चली गई
اور مجھے اکیلا چھوڑ گئی۔ ماں کی سوئم کے بعد ابا نے میرے ساتھ ماں کا ٹرنک کھولا تاکہ ان کے کپڑے محلے کی مسجد میں بھجوا دیں اور ماں کی چوڑیاں احتیاط سے رکھ دیں تاکہ ان کی وصیت پر عمل کیا جا سکے، لیکن جب ٹرنک کھولا تو اس میں چوڑیوں کا ڈبہ خالی تھا۔ میرا دماغ معاف ہو گیا کہ چوڑیاں کس طرح چوری ہو گئیں۔ ابھی میں اس صدمے سے سنبھل ہی رہا تھا کہ مجھے چوڑیوں کے خالی ڈبے میں کچھ طے کیے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے نظر آئے۔ میں نے وہ کھولے تو میرے دل کو ایک شدید دھکا لگا کہ ارے یہ تو میری انجینئرنگ کی 4 سال کی 4 رسیدیں تھیں۔ میری چیخ نکل گئی کہ میری ماں نے اپنی ماں کی آخری نشانی اپنی بیٹے کی تعلیم پر لوٹا دی، اور میں یہ سمجھتا رہا کہ یہ رقم ماں پروفیسر صاحب سے ادھار لا رہی ہیں۔ میں اس دن اتنے زور سے رویا کہ شاید ماں کے مرنے پہ بھی نہ رویا ہوں، اور نہ معلوم کتنی دیر روتا رہا، لیکن پھر میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے اپنے اللہ سے ایک وعدہ کیا کہ میں اپنی ماں کا قرض ضرور اتاروں گا۔ ماں کی وفات کے کچھ دن بعد میرا انجینئرنگ کا نتیجہ آیا تو میں نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا۔ مجھے امریکہ میں میرے گریڈز کی بدولت ڈور ٹو ڈور اسکالرشپ مل گئی۔ میں امریکہ آ گیا۔ میں نے یہاں سے ماسٹرز بھی اعزازی نمبروں سے پاس کیا۔ میں نے امریکہ میں 5 سال ملازمت کر کے ایک اچھی رقم جمع کی۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان واپس جا کر اپنی مٹی اور اپنی ماں کا قرض ادا کروں۔ میں پاکستان واپس آ گیا۔ آج اس بات کو 30 سال گزر چکے ہیں۔ آج میں پاکستان کی ایک بہت بڑی انجینئرنگ کمپنی کا مالک ہوں۔ میری فیکٹری میں سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں۔ میرا گھر اس کچی بستی کے قریب ہے جہاں کبھی میں اپنی ماں جی اور بابا کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ میری کمپنی کا منافع کروڑوں میں ہے۔ میں نے اپنی زمین کا قرض اتارنے کے لیے پاکستان میں فیکٹری لگائی اور ماں کا قرض اتارنے کے لیے اپنے سالانہ منافع میں سے ہر سال 25% ماں جی کے نام پر قائم ایجوکیشن فنڈ میں دیتا ہوں، جس کی رقم اس کچی بستی کے طالب علموں پر خرچ کی جاتی ہے جہاں میں نے زندگی کا ایک حصہ گزارا تھا۔ میں نے ماں کی خواہش کے مطابق کچی بستی ہی میں ایک ورکشاپ بھی کھلوا دی ہے جہاں نئی نئی چیزیں بنانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ لیکن میری ماں سچ کہتی تھی کہ مٹی اور ماں کا قرض کوئی نہیں اتار سکتا، کیونکہ جب میری ماں نے اپنی 4 چوڑیاں میری تعلیم پر قربان کی تھیں تو وہ اس کا کل سرمایہ تھا، جبکہ میں آج بھی اپنے سرمایہ سے صرف 25% تعلیم پر خرچ کر کے 75% رقم کی خیانت کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ ماں جی آپ ٹھیک ہی کہتی تھیں، ماں کا قرض کوئی نہیں اتار سکتا۔